दोस्तों कहावत है कि इतिहास जीतने वाले के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हिटलर या दुर्योधन इतिहास में विजेता होते तो क्या उन्हें सिकंदर, अशोक और अकबर की तरह महान नहीं माना जाता? आज के शासक दारा सिकोह और औरंगजेब के बहाने गुड मुगल और बैड मुगल की बात कर रहे हैं। इतिहास को फिर से लिखने की बात हो रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ हो। इससे पहले कम्युनिस्ट और उससे पहले अंग्रेज इतिहासकारों ने अपनी अपनी विचारधारा और सहलियत के हिसाब से इतिहास को लिखा और उसकी व्याख्या की। दोस्तों बाबर ने जिस मुगलिया सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसमें यहाँ पर कई चीज़ें बदली। मुगलों ने कई चीज़ें दी, कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दी गई। चलिए इसी बहाने बात करेंगे उन झूठों की जिनमें कहा जाता है कि अगर मुगल नहीं होते तो ये होता, ये नहीं होता, ऐसा होता। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, बाबर हिंदुस्तान के प्रेम में था। दोस्तों बाबर ने अपनी डायरी तुझके बाबरी में काफ़ी कुछ अच्छा और बुरा दोनों लिखा है। उसने हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान दिलचस्प मुल्क है, यहाँ के लोग खूबसूरत नहीं हैं, सामाजिक ताना बाना भी बहुत समृद्ध नहीं है, लोगों में शायरी करने का हुनर नहीं है, तमीज, तहजीब और बड़ा दिल बिल्कुल नहीं है, कला और शिल्प में सही अनुपात नहीं है, अच्छे घोड़े, मीट, अंगूर, तरबूज यहाँ नहीं होते, बाजारों में रोटी, अच्छा खाना या बर्फ नहीं मिलती, गुसलखाने और मदरसे भी नहीं हैं। दोस्तों बाबर ने हिंदुस्तान की ये दो चीज़ों की बहुत तारीफ की है। पहली आम की और दूसरी हिंदुस्तानियों के पास मौजूद सोने की। दरअसल बाबर ने जो लिखा है वो उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही भी है। समरकंद से आया एक आदमी एक बिल्कुल अलग भूगोल और समाज में पहुंच जाता है और अपने हिसाब से चीज़ों को लिखता है। उसको आज के समीकरण के हिसाब से देखना बहुत ही ज़्यादा गलत है। नंबर 2, मुगल ना होते तो हिंदुस्तान में खूबसूरत इमारतें ना होती। दोस्तों तर्क दिया जाता है कि मुगल ना होते तो लाल किला ना होता, ताजमहल ना होता, तमाम खूबसूरत इमारतें ना होती। कुछ हद तक बात सच भी है, मगर अंग्रेजों के अपने हिसाब से लिखे गए इतिहास और आज़ादी के बाद लंबे समय तक गोरों की लिखी हुई हर बात को प्रमाणिक मानने की हमारी फितरत ने हिंदुस्तान की विरासत में तमाम चीज़ों का क्रेडिट छीन लिया। अगर ताजमहल नहीं भी होता तो आज भी अजंता, एलोरा की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो के मंदिर, दक्षिण के भव्य मंदिर, तंजौर की मूर्तिकला मौजूद होते, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड और मकबरा होता, बीजापुर का गोल गुंबद होता, उड़ीसा के मंदिर होते और ऐसी जनक कितनी चीज़ें मुगलों की शिल्पकला के बावजूद होती। नंबर 3, बाबर ना होता तो बिरयानी ना होती। दोस्तों बिरयानी शब्द फारसी के विरिंज बिरिया से बना है। इसका अर्थ होता है कि तले हुए चावल। बिरयानी को आज के हिंदुस्तान की सबसे चर्चित डिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिरयानी खिलाना तो एक राजनीतिक मुहावरा सा बन चुका है। मुगल चिकन बिरयानी के नाम हिंदुस्तान भरे में ठेले से लेकर 5 सितारा तक कईयों की दुकानदारी चल रही है, मगर बिरयानी को मुगलों से जोड़ना गलत है। गौर करिए, हिंदुस्तान में लखनवी और हैदराबादी बिरयानी सबसे पॉपुलर नाम है। आगरा या फतेहपुर सीकरी की बिरयानी आपने नहीं सुनी होगी। बाबर तुर्क था और बिरयानी फारसी खाना है। बाद के मुगल बादशाह पुलाव के शौकीन थे। वैसे बिरयानी की बात चली ही है। बता दें कि बिरयानी का मुगलों के अलावा चावल से भी कोई रिश्ता नहीं है। ईरान में रुमाली रोटी के संग रखे व मसालेदार भुने गोश्त के कॉम्बिनेशन को बिरयानी कहते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज मुगल खाने के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें ज़्यादातर मुगल है ही नहीं। मुगलिये के नाम पर जो कबाब और निहामी हम खा रहे हैं वो मुगल सल्तनत के बाद के दौर में नवाबों और जमींदारों के यहाँ की इजाद है। नंबर 4, गंगा जमुना तहजीब और उर्दू मुगल लेकर आए। दोस्तों गंगा जमुना तहजीब का नाम आते ही अकबर का नाम जेहन में आता है, मगर सूफीवाद, उर्दू और गंगा जमुना तहजीब जैसी चीज़ें हिंदुस्तान में बाबर के आने से पहले की थी। अमीर खुसरो बाबर से कम 250 से 300 साल पहले ही जिहाले मिस्किन मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया लिखकर उर्दू की शुरुआत कर चुके थे। निजामुद्दीन औलिया भी खुसरो के समकालीन थे, जिनकी मजार को आज भी साझा हिंदू मुस्लिम विरासत का प्रतीक माना जाता है। तो अकबर जिस हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे वो बादशाह सलामत की अपनी कोई खोज करी हुई नहीं थी। अकबर अपने से पहले मौजूद दरगाहों और मज़ारों की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे।
अब एक प्रश्न ये आता है कि तो फिर मुगलों ने आखिर दिया क्या? अगर कोई इस बात पर खुश हो कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अगर गौर करें तो देखेंगे कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनवाई हुई ज़्यादातर इमारतें लाल रंग की होती हैं। जानकार बताते हैं इसके पीछे की वजह यह है कि ज़्यादातर मुगल इमारतों का लाल पत्थर का बना होना है। अंग्रेज हिंदुस्तान में गिनती में बहुत कम थे और मुगलों के अंदाज को अपनाकर जनता के मन में शासक वाली इमेज बनाए रखना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज अपनी इमारतों में ऐसे पहलू शामिल किए जिनमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। हिंदुस्तान में बंदूकों और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया। बारूद के आने से युद्ध करने का तरीका बदला। मुगलों ने शेर व शायरी को काफ़ी बढ़ावा दिया। बाबर तुर्की में कविताएं लिखता था। अकबर ने ब्रजभाषा में छंद लिखे। रहीम तो अकबर के सेनापति थे। तुलसीदास ने खुद लिखा है कि अकबर ने उनको मनसबदारी देने की पेशकश की थी। तुलसी अब क्या हो ये नर के मनसबदार। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी मुगलों के समय में फली फूली। मुगलों ने खूब सारे बाग भी बनवाए। कुल्फी और फालूदा को भी मुगलों ने ही मशहूर किया। इसके साथ ही खानों में फलों का चलन भी मुगलों के समय में बढ़ा। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास को लिखते समय हर बार लिखने वाला जाने अनजाने अपने समय और सोच के हिसाब से मिलावट कर देता है। कल्पनाएं सच बन जाती हैं और सच हास्यास्पद मिथक लगने लगता है। जानने वाले को चाहिए कि इतिहास को इतिहास ही रहने दे, हास्य की इति ना बनने दे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।